Namaste students, myself JVN Dr. Suman Shekhawat, Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we will be discussing about the management of Pandu Roga according to Ayurveda. In previous session we have discussed about the Samprapti and the positive factor Nidan of Pandu Roga. जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा था कि पित्त प्रधान निर्दोषित व्याधि है, पित्त प्रधान त्रिदोषित व्याधि है और व्याधि की जो संप्राप्ति घटक है या व्याधि का सोतोदृष्टि प्रकार अगर हम देखें ऑब्स्ट्रक्शन और अवरोध, ये जो है मूल रूप कारण जिसकी वजह से व्याधि की उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आचार्य चरक ने इसकी जो चिकित्सा बताई है, चिकित्सा के अंतर्गत आचार्य चरक कहते हैं कि तत्र पांडु आमी स्निग्धे तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमी संशोध्यो मृदुभि स्थिते काम्य विरेचने। यहाँ पे उन्होंने कहा है पांडु आमी, पांडु का जो रोगी है उसको किस तरह की चिकित्सा दी जानी चाहिए कि पांडु के रोगी को स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमन चिकित्सा, संशोधन चिकित्सा जो है ये इन्होंने मूल रूप से देखा जाए तो इन्होंने कहा तीक्ष्ण जो है संशोधन पांडु के रोगी को दिया जाना चाहिए। उसका मूल उद्देश्य जो है वो अवरोध और शब्द को दूर करना ही है। इन्होंने कहा सर्वप्रथम इन्होंने पांडुओं में बताया स्निग्ध चिकित्सा। स्निग्ध से तात्पर्य यहाँ पर इनका आभ्यंतर स्नेहन से है। इसी के अलावा यहाँ पे तीक्ष्ण संशोधन, इन्होंने तीक्ष्ण वमन विरेचन कराने के लिए एवं अनुलोमन वात अनुलोमक चिकित्सा इन्होंने बस्ती देने के लिए बस्ती का विधान बताया। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार का निदान का सेवन करने से कि अत्यधिक अम्ल लवण तीक्ष्ण क्षार विदाही अन्न का गुरु भोजन का इस तरह के आहार का सेवन करने की वजह से तीनों दोषों की दृष्टि और विशेष रूप से पित्त की प्रधानता होते हुए और ये सभी धातुओं को दूषित कर देते हैं, धातुओं में शिथिलता आती है इनकी वजह से। तो इसीलिए सबसे जब भी हम किसी व्याधि की चिकित्सा की बात करते हैं तो व्याधि की चिकित्सा के क्रम में मूल जो चिकित्सा होती है वह हमेशा ही सर्वप्रथम जो चिकित्सा वह है निदान परिवर्तन। सर्वप्रथम जिन आहारज और विहारज कारणों की वजह से व्याधि की उत्पत्ति हुई है उनका परिवर्जन करें, आहारज और विहारज जो कारण है उनका परित्याग करें। उसके पश्चात ये चिकित्सा सिद्धांत जो है आचार्य चरक ने बताया, निदान परिवर्जन के पश्चात हमें रोगी का दीपन पाचन कराना है। पश्चात हमें आभ्यंतर स्नेहन कराना है। फिर दोषों को ध्यान में रखते हुए तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण विरेचन और अनुलोमन चिकित्सा आचार्य चरक ने बताई है। अनुलोमन चिकित्सा के अंदर अगर रोगी प्राचीन काल में रक्त की क्षय की अवस्था में इंस्टेंट रक्त वृद्धि के लिए अजा रक्त आदि की बस्ती दी जाती है। रक्त बस्ती का प्रचलन था। यहाँ क्या जैसे ये जो हम जो चिकित्सा सिद्धांत देख रहे हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, यहाँ चिकित्सा सिद्धांत को देखने से पहले हमें जो है जैसे
जानना भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारा स्किप हो गया है, कि आचार्य चरक ने पांडु के 5 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृद भक्षण जन्य पांडु। आचार्य वाग्भट भी इसके 5 ही भेद बताते हैं। आचार्य वाग्भट भी, आचार्य सुश्रुत इसके 4 भेद बताते हैं। प्रतिका भक्षण जन्य इन्होंने नहीं बताया, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। यहाँ पे अगर हम दोषों के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करें, तो जब वात की अधिकता वाला जो वात वृद्धि जन्य जो पांडु है, वात वृद्धि जन्य पांडु के अंदर किस तरह की रुक्षता अधिक देखने को मिलती है रोगी में। रुक्षता, अंगसार, पिंडिकोद्वेष्टन, जबकि अगर पित्त प्रधान जन्य पांडु है, ऐसी अवस्था में पीतता, दाह, भ्रम, ज्वर, कफ प्रधानजन्य अगर पांडु होगा तो ऐसी अवस्था में रोगी में शैत्यता, गौरव, श्वेत्य, सन्निपातित पांडु जो होता है, इस तरह के रोगी के अंदर ज्वर जो है ये मुख्य लक्षण देखने को मिलता है सन्निपात जन्य पांडु में। ज्वर जो है ये मुख्य लक्षण देखने को मिलता है। और अगर मृतिका भक्षण जन्य पांडु की बात करें तो अक्षिकूट शोथ, पेरी ऑर्बिटल एरिया जो है यहाँ पे रोगी को स्वेलिंग रहती है, अक्षिकूट शोथ, ये मृतिका भक्षण जन्य पांडु की अवस्था में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है हमें चिकित्सा करने से पूर्व दोषों की तरतमता उनके लक्षणों के आधार पर करनी चाहिए, उसके पश्चात चिकित्सा उपक्रम का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे के अंदर हमें निदान परिवर्जन को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए पहले रोगी का जो भी कारण है उन कारणों का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि हम ऊपर से किसी भी तरह के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दें, अगर वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होंगे, एब्जॉर्प्शन उनका प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, असिमिलेशन नहीं होगा, तो वो न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहले निदान जिन कारणों की वजह से रोगी को इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, पहले उनका परित्याग करें, उसके पश्चात दीपन पाचन करके और संशोधन चिकित्सा लें। अगर इंस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो ऐसी अवस्था के अंदर रक्त बस्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। आजकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, इस तरीके से हम करा सकते हैं। इसके अलावा संशोधन चिकित्सा जो है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ बताई गई हैं, जैसे चूर्ण प्रिपरेशन की हम बात करें तो हम आमल की चूर्ण रोगी को दे सकते हैं, यह रक्तवर्धक इसकी प्रॉपर्टी होती है। बहुत सारे और भी आशा वरिष्ठ में अगर हम देखें तो लोहासव रोगी को दिया जा सकता है, शिलाजीत रसायन का प्रयोग कराया जा सकता है, ये बहुत बढ़िया रहता है। धात्री लोह का प्रयोग कराया जा सकता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो रोगी को दी जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ क्वेरी विद दिस सेशन, प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट।